ओके डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें हमने रियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था। आज का लेक्चर रियल गैस पे ही है, मतलब रियल गैस इक्वेशन की रिलेशन क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के साथ, वही है हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। अभी 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे इस टॉपिक से, एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड। स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। ये है रियल गैस इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ये है हमारा टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था, जो कि ये थी P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल NRT। ये है रियल गैस इक्वेशन। P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल NRT, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर को रॉन्गली पुट किया था, तो हमने इसको करेक्ट किया, ये टर्म इंट्रोड्यूस किए। इसका क्या मतलब? वॉल्यूम करेक्शन, क्योंकि यहां पर भी आइडियल गैस इक्वेशन में भी वॉल्यूम को रॉन्गली पुट किया था, हमने करेक्ट किया, ये फैक्टर, ये टर्म इंट्रोड्यूस करने के बाद वो वॉल्यूम करेक्ट हुआ। वॉल्यूम करेक्शन। अब A एंड B, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, A एंड B जो है, A एंड B ये क्या थे? वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट्स, इसका नाम है ना और एक नाम, वंडरवाल्स इक्वेशन। वंडर वाल्स कॉन्स्टेंट्स फॉर किसके लिए? A प्रेशर के लिए, B वॉल्यूम के लिए, फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। A एंड B आर वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट्स फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। और ये जो A एंड B है, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। मतलब डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट वैल्यूज होंगे, किनके? A एंड B के, क्योंकि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। सपोज कर लो हमारे पास दो गैसेस है, से सपोज हमारे पास एक गैस है मीथेन, दूसरा गैस है नाइट्रोजन, तो इसका A एंड B का वैल्यू अलग होगा और इसका A एंड B का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं ये गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर ये दो गैसेस है, क्या आपको लग रहा है मीथेन का जो नेचर होगा वही N2 का भी नेचर होगा? अलग है ना, आइडेंटिटी अलग है, ये अलग नेचर का, ये भी अलग नेचर का, तो इनकी आइडेंटिटी अगर अलग है तो नेचर भी इनका अलग ही होगा। जब इनका नेचर अलग होगा तो इनका A एंड B भी क्या होगा? A एंड B डिपेंड करते हैं किस पे? नेचर ऑफ गैस पे, तो इसका A अलग होगा, इसका B भी अलग होगा इसके कंपैरिजन में। तो वही मैंने लिखा यहां पे, A एंड B आर वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट्स फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये प्रेशर के लिए कांस्टेंट, ये वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले ये जो इससे प्रीवियस लेक्चर है वो पहले देख लो, बाद में इस लेक्चर पे आओ, अच्छे से ये समझ आएगा। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन ये थी, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल NRT, सिंपल, PV इक्वल NRT
ये चीजें आप नोट कर लो साथ साथ में। पीवी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में ये भी रॉन्गली पुट किया गया था, इसको भी रॉन्गली पुट किया गया था, क्योंकि एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने एज्यूम किया था वॉल्यूम जीरो, तो वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता है, रियलिटी में वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए यहां पे करेक्शन ये आ गई। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी केटीजी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कोई फोर्स नहीं है तो फिर तो सीधे पी रख लेते, बट अगर रियलिटी में देखेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट होगा, इसीलिए यहां पर हमने ये इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो ये हुई प्रेशर करेक्शन, ये हुई वॉल्यूम करेक्शन। एज सच सीधे एक दो बार ये नीट में डायरेक्ट आ गए थे, 4 ऑप्शन दिए, बताइए इनमें से प्रेशर करेक्शन कौन है, तो याद रखो ये टर्म ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। वॉल्यूम करेक्शन भी याद रखो क्या है, किसके बराबर, एन बी के बराबर। एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी बेस्ड। अब उसके बाद देखो, अगर आपको इसमें न्यूमेरिकल आएगी, वैसे न्यूमेरिकल नहीं आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रियल गैस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल नहीं आती है, क्योंकि यहां पे क्या है प्रॉब्लम, यहां पे ये है, ये जो ए एंड बी है, जिस तरह आप देखते हो ग्रेविटेशन में जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, उसका हमेशा वैल्यू लेते हैं 6.67 × 10⁻11, मतलब कहीं पर हो कहां पे हो आप, तो जी का वैल्यू आप वही लोगे। बट यहां पे ये जो ए एंड बी है ये डिपेंड करते हैं किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, मतलब एक गैस के लिए इनका अलग वैल्यू होगा, दूसरे गैस के लिए अलग वैल्यू होगा। अब तो क्या पॉसिबल है इनको याद रखना, पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि ये एक गैस के लिए अलग वैल्यू होगा, दूसरे गैस के लिए ए का वैल्यू अलग होगा। सेम इज द केस विद बी के लिए एक गैस का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, दूसरे गैस के लिए एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए दो डिफरेंट गैसों का ए एंड बी डिफरेंट होगा। इसीलिए मैंने बोला इनका वैल्यूज आपको याद नहीं रखना है। अगर न्यूमेरिकल में, अगर मे बी न्यूमेरिकल आई बोर्ड के एग्जाम में, वहां पे आपको ये गिवन मिलेगा, क्या ए एंड बी आपको गिवन मिलेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर गैस के लिए, बट दो गैसेस के लिए पर्टिकुलर, ये दो गैसों के लिए कांस्टेंट नहीं होते। तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे, प्रेशर भी मिलेगा, और ये भी गिवन ही होगा, ये भी गिवन ही होगा, और बाद में आपको कोई भी पैरामीटर पूछेगा, बताइए इसमें प्रेशर क्या हो सकता है, या वॉल्यूम क्या हो सकता है, या टेम्परेचर बताइए, तो मतलब बाकी क्वांटिटी जितने भी इसमें ये पैरामीटर्स हैं सबको देगा और बोलेगा एक निकालिए, राइट। तो न्यूमेरिकल आपको आएगी इस इक्वेशन से, P + an² / V - nb = nRT। ये है वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। वैसे न्यूमेरिकल तो नहीं आती है, क्वेश्चन आती है एज सच डायरेक्ट। देखो, अगर मैं यही वैन डर वाल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए लिखूं, फॉर 1 मोल, किसके लिए, फॉर 1 मोल। 1 मोल का मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1। आपको समझ आ रहा है, n की वैल्यू क्या होगी 1, तो इक्वेशन क्या रिड्यूस होगी, P + n² मतलब 1² 1 ही है, a आएगा यहां पे खाली बाई V² एंड पे V - n1, तो B बचा इक्वल टू RT, वही है। तो ये है रियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए, रियल गैस इक्वेशन सिंगल मोल के लिए, 1 मोल के लिए। अब मुझे रियल गैस इक्वेशन को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ एक्सप्लेन करना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हमने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक इससे पहले लेक्चर जो आया था वो आया था रियल गैस इक्वेशन पे, उससे पहले जो आया था वहां पे हमने Z को वेरी किया था P एंड T के साथ, उससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें हमने Z को एक्सप्रेस किया था, एक्सप्लेन किया था। वो लेक्चर आप देख लो, आपको समझ आएगा Z का क्या मतलब है। Z एक्चुअल में क्या दे रहा था, एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, कितनी डिविएशन हो रही है, कितना डिविएट हुआ रियल गैस, किस बिहेवियर से, आइडियल बिहेवियर से कितना डिविएट हुआ, क्या पॉजिटिवली डिविएट हुआ, क्या नेगेटिवली डिविएट हुआ, या क्या डिविएट नहीं हुआ है, मतलब 0 डिविएशन, वही हमें वही दे रहा था आइडिया Z। अब समझो
फिर से लिखेंगे इक्वेशन 1 मोल के लिए रियल गैस इक्वेशन अभी लिखी थी, क्या है? P प्लस P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस D इक्वल टू RT। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, चलो 2 मिनट इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, इसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडिया दे रहा था अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डेविएशन। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डेविएशन ये हमने एक्सप्लेन किया। जब Z की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब नो डेविएशन। जब Z की वैल्यू क्या होगी? 1, इसका मतलब नो डेविएशन। दैट मीन्स जो हमारा रियल गैस है वही आइडियल गैस है, या जो हमारा आइडियल गैस है वही क्या होगा? रियल गैस, कोई डेविएशन नहीं। इसके बाद हमने इसके 2 केसेस और बनाए थे। जब Z ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब डेविएशन अब आ गई, तो उस डेविएशन को हमने दिया था पॉजिटिव डेविएशन। नाउ पॉजिटिव ये डेविएशन। उसके बाद और एक केस हमने ये बनाया था, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी उसको हमने नाम दिया था नेगेटिव डेविएशन। राइट, ये हमने एक्सप्लेन किया जब हमारा टॉपिक यही था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये आइडिया था, ये आप उस लेक्चर पे जाओ तो ये आप अपने आप समझ आएगा क्यों ये है जीरो डेविएशन, नो डेविएशन, इस पे पॉजिटिव डेविएशन, इस पे नेगेटिव डेविएशन। अब बात को समझो, हमें करना क्या है? इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इसके साथ रिलेट करना है। अब हम पहला केस लेंगे जो हमारे पुराने केसेस थे, वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई। आगे हम इन केसेस को मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर लेंगे, वही लेक्चर है आज हमारा। देखो, जब हमने ये किया था एट लो प्रेशर पे, लो प्रेशर, समझ लेना बात, एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा ना, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा ना। अब इस इक्वेशन पे आओ, इस इक्वेशन पे ये क्या है? वॉल्यूम। ये भी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। प्रीवियस लेक्चर पे आओ, वहां समझ आएगा। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये मतलब मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये भी वॉल्यूम ही है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हुआ तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसको मैं इसके कंपैरिजन में फिर नेग्लेक्ट कर सकता हूं, राइट? क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी वॉल्यूम ही है, बट ये सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको हमने निकाला था, सब्ट्रैक्ट किया था मेन इक्वेशन से, तो ये इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होगा। तो ये क्या बनेगा? V माइनस बी को हम अप्रोक्सीमेटली लेंगे बराबर किसके बराबर? V के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू पे V, वो अब अप्रोक्सीमेट किसके बराबर? V के बराबर इक्वल RT। अब यहां पे क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर लो, P इंटू वी, PV प्लस इसके साथ भी जाएगा A इंटू वी, AV बाई वी स्क्वायर, वही आएगा ना, इक्वल किसके बराबर? RT। V से V एक गोज, तो यहां बचा PV प्लस A बाई V इक्वल RT। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं इस साइड, क्या जाएगा? ये माइनस में PV इक्वल RT माइनस A बाई V। अब इस इक्वेशन को हर एक टर्म को मैं RT से डिवाइड कर लूंगा। क्या करूं? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय RT, डिवाइडिंग ईच टर्म
बाय आर टी। हर एक टर्म को आर टी से डिवाइड कर लो, क्या बनेगा ये पी वी बाई आर टी इक्वल आर टी बाई आर टी किसके बराबर, यहां आर टी हर एक टर्म को आर टी से डिवाइड करना, इसको भी डिवाइड कर लेंगे आर टी, तो आर टी बाई आर टी किसके बराबर, कैंसल, वो 1 बचेगा। चलो लिख लेंगे एक बार, आर टी बाई आर टी माइनस ए बाई, यहां पे आर टी आएगा वी आर टी बनेगा, वो ए बाई वी आर टी, ए बाई वी आर टी, राइट। अब इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को याद कर लो, यहां पे आओ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ये एक्चुअल में था क्या, रेशो ऑफ पीवी बाई एन आर टी, रेशो ऑफ पीवी बाई एन आर टी। अगर एक मूल की बात हो रही है ना, क्योंकि ये किसके लिए मैंने लिखी है यहां पे, फॉर 1 मोल, एक मोल की, क्योंकि इक्वेशन को मैंने रिड्यूस किया किस, सिंगल मोल के लिए। तो अगर मैं एक मोल की बात करूं तो Z क्या बनेगा, पीवी बाई आर टी। अब वहां देखो है कहीं पे पीवी बाई आर टी किसके बराबर, Z के बराबर, पीवी बाई आर टी की जगह क्या लिखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू दिस एंड दिस गोज 1 के बराबर माइनस ए बाई वी आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो। यही आई थी एक बार जेई मेंस में डायरेक्ट। चलो वही क्वेश्चन कर लेते हैं, दिखा दे फिर वो रिजल्ट्स। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बस दिखा नहीं रहा हूं, आप खुद लिख लेना क्वेश्चन क्या था। जेई मेंस में 2014 का क्वेश्चन, इफ Z इज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इफ Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वंडर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर। सारा काम किससे हो रहा है, इफ Z is a compressibility factor, van der Waals equation at low pressure can be written as, ऑप्शन इसने लिखी है Z इक्वल टू, एक ऑप्शन है Z इक्वल टू 1 प्लस पी बाई आर टी, क्या ये है वो, सेकंड ऑप्शन इसने लिखी है Z इक्वल टू 1 प्लस आर टी बाई पी बी, क्या ये है, नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन देख लो, थर्ड ऑप्शन Z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी, Z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो आंसर तो यही है, लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। डी ऑप्शन है Z इक्वल टू 1 माइनस पी बी बाई आर टी, 1 माइनस पी बी बाई, वो तो नहीं है, तो इसका सीधा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये था जेई मेंस 2014 में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड। 1 माइनस ए बाई वी आर टी, हाँ वही है, 1 माइनस ए बाई वी आर टी। जेई मेंस 2014 में यही क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। समझो बात को अब आगे देखो, इसका मतलब यहां पे आओ, Z इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस, सपोज कर लो इसका वैल्यू कुछ तो होगा, बात समझो आगे देखो, इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना, अगर 0.1 ही है तो वैल्यू तो कुछ तो होगा। अब सपोज कर लीजिए इसका वैल्यू सपोज 0.1 है, तो यहां से क्या आएगा ओवरऑल रिजल्ट, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग का मतलब Z इज ऑलवेज लेस देन 1 है क्या, हाँ कहां पे 1 से बराबर, 1 से बराबर नहीं होता है, मतलब उतना नहीं होता, ये जितना आप समझ रहे हो उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत हो रहा है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद। 1 माइनस ए बाई वी आर टी, इसका तो कुछ तो वैल्यू होगा, 0.1 समझो आप, तो इसका मतलब Z इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग का मतलब वैल्यू क्या आएगी, 1 से नीचे, तो Z इक्वल टू Z लेस देन 1। तो लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, Z इज ऑलवेज लेस देन 1, दैट इज वाई अगर Z लेस देन 1 है तो कौन सी डिविएशन होगी, अब वो लेक्चर याद कर लो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, जब Z की वैल्यू 1 से कम होगी तो गैस नेगेटिव डिविएशन शो करता है। गैस कौन सी डिविएशन शो करता है, नेगेटिव डिविएशन। तो वही तो हुआ, तब मैंने ये भी बोला था आपको, लो प्रेशर पे गैस नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, और वहां पे कंफर्म भी हुआ Z लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डिविएशन लो प्रेशर पे।
तो मैंने ग्राफ भी समझाया है ऐसे, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया था ना, यहां से z ये था, यहां पे z इक्वल टू 1, यहां से क्या लिया था, इस एक्सिस के अलॉन्ग लिया था p, तब ग्राफ इस तरह का आया था ना। प्रेशर लो है तो नेगेटिव डिविएशन है नीचे की तरफ, यहां पे z इक्वल टू 1 का मतलब आइडियल बिहेवियर। अब नीचे है ना प्रेशर कम ही है तो नेगेटिव जा रहा है, प्रेशर कम है नेगेटिव, प्रेशर बहुत ज्यादा करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये रहा नेगेटिव डिविएशन यहां पे। तो लो प्रेशर पे कौन सी डिविएशन होती है, नेगेटिव डिविएशन। अब लो प्रेशर पे मैथमेटिकली भी कंफर्म हुआ z लेस देन 1 है, z लेस देन 1, तो ये रही नेगेटिव डिविएशन लो प्रेशर पे, क्योंकि यहां पे लो ही प्रेशर है। अब आगे देखो, अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट होंगे। हाँ यहां पे आओ, जब z, ये जो z था एक्चुअल में था क्या, ये v रियल बाई v आइडियल, v रियल बाई v आइडियल। अगर z लेस देन 1 है इसका मतलब नीचे ज्यादा होगा, ऊपर क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब v रियल लेस देन v आइडियल। अगर v रियल लेस देन v आइडियल है मतलब जितना हमने प्रैक्टिकली वॉल्यूम मेजर किया वो कम निकला, किससे, एक्सपेक्टेड से। सपोज कर रहे हमने मेजर किया प्रैक्टिकली 10 लीटर्स और कैलकुलेट किया वो 11 आ गया, वही है इसका मतलब। तो गैस एक्सपैंड हुआ ना, जब गैस एक्सपैंड हुआ तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस होंगे ना। z लेस देन 1 में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया सब कुछ। अब उसके बाद दूसरा केस लेंगे, यहां पे इक्वेशन वही थी P प्लस A बाई वी स्क्वायर। अब अगर सेकंड मान लो, सेकंड केस एट हाई प्रेशर, इसका उल्टा होगा। अब हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर पे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हाई प्रेशर पे मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा हाई। अब देखो A एक्चुअल में था क्या, A एक्चुअल में आया कहां से, अट्रैक्टिव फोर्सेस से। किससे आया था, यह आया था कि जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन में या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स को मेंशन नहीं किया था, तब सीधे था यहां पे P। जब मैंने उनको अंडर कंसिडरेशन में लिया अट्रैक्टिव फोर्स को, तो ये आ गया। तो ये आया था एक्चुअल में अट्रैक्टिव फोर्सेस से। अब आप समझ लेना, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, मतलब या ऐसे समझो, प्रेशर बहुत ज्यादा, इससे पहले दिया था लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा। अब देखो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई है, ये एक्चुअल में A जो है ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। बात समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, अगर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है तो इस टर्म को हम इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म को, ये क्योंकि ये भी प्रेशर ही है। डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर को प्रेशर के साथ ही ऐड करना है, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ही ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी क्या है, प्रेशर ही होगा ना। तो अगर ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा प्रेशर हाई है तो ये इसको हम इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, A बाई वी स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट। तो इक्वेशन क्या रिड्यूस होगी, P यहां से खा लिया, P बचा, या V माइनस B इक्वल आर टी, अब मल्टीप्लाई कर लो, PV माइनस PV इक्वल आर टी, राइट। अब फिर से वही कर लो,
हर एक टर्म को RT से डिवाइड कर लो, क्या आएगा? यहां पर भी RT, यहां पर भी RT, यहां पर भी RT, PV बाई RT, Z किसके बराबर? यहां देखो Z इक्वल टू PV बाई NRT, एक मोल के लिए RT आएगा, तो आप PV बाई RT किसके बराबर? Z, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? Z माइनस PV बाई RT इक्वल दिस एंड दिस गोज टू 1, तो लास्ट पे क्या बचा? Z इक्वल टू, ट्रांसपोज कर लो उस साइड, 1 प्लस PV बाई RT, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आया था एक बार जेईई मेंस 2016 में। देखो क्वेश्चन क्या था, जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या था? एट वेरी हाई प्रेशर, क्या है कंडीशन? क्या है? एट वेरी हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल, क्या 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया किसके लिए? 1 मोल के लिए। अगर n मोल्स होती तो यहां पे n आता, m स्क्वायर। एट वेरी हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज गिवन बाई ए ऑप्शन, आप आंसर बताइए, 1 प्लस पीबी बाई RT, 1 प्लस, सीधे तो आंसर वही है, 1 प्लस PV बाई RT। सेकेंड ऑप्शन PV बाई RT, वो नहीं है। थर्ड 1 माइनस PV बाई RT, यहां पे माइनस इसने किया, वो भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन 1 माइनस B बाई VRT, वो भी नहीं। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? तो एज सच ये आया था जेईई मेंस 2016 में, 2016 में एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर है? किसके बराबर? 1 प्लस PV बाई RT, 1 प्लस PV बाई RT। अब देखो यहां पे Z इक्वल टू 1 प्लस इसका तो कुछ वैल्यू होगा, सपोज करो 1.0.1 ही है, तो वो तो इसमें एड अप होगा ना, मतलब यहां पे Z की वैल्यू क्या आएगी? तो एट हाई प्रेशर Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हुआ कन्फर्म? ये हमने इससे पहले लेक्चर्स में थ्योरेटिकली बोला था मैंने, तब एट हाई प्रेशर Z ग्रेटर देन, अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब जो रियल गैस है वो पॉजिटिवली डेविएट हुआ आइडियल बिहेवियर से, पॉजिटिव डेविएशन, राइट। अगर Z ग्रेटर देन 1 है, एक्चुअल में Z जो है वो बराबर होता है V रियल बाई V आइडियल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है। इसके अकॉर्डिंग Z ग्रेटर देन 1, अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? V रियल ग्रेटर देन V आइडियल, राइट, V रियल ग्रेटर देन। इसका मतलब जो आपने प्रैक्टिकली मेजर किया वॉल्यूम वो ज्यादा निकला, जिससे जो आपने कैलकुलेट किया, इसको बोलते हैं मेजर्ड वॉल्यूम या ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, इसको हमने नाम दिया था तब कैलकुलेटेड वॉल्यूम। कैलकुलेटेड तो ज्यादा वॉल्यूम कौन आ गया? जो हमने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा है। और ये तो ये इसका क्या मतलब? कैलकुलेटेड वॉल्यूम कम। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर, आपने कैलकुलेट किया, सपोज ये कैलकुलेटेड है, आपने कैलकुलेट किया 10, बट जब आप रियलिटी में प्रैक्टिकल लैब में गए आपको मिला वहां से 10 से ज्यादा 11। अब ट्रस्ट आप किस पे करोगे? जो आपने खुद देखा है, मतलब इसमें कोई एरर पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो कैलकुलेटेड है, इसमें एरर आ सकता है, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो अब ट्रस्ट किस पे करोगे? जो हमने प्रैक्टिकली मेजर किया है। तो प्रैक्टिकल वॉल्यूम ज्यादा है देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम, वही है इसका मतलब, राइट। V रियल ग्रेटर देन V आइडियल। अब आप समझो, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लीटर, एक्सपेक्ट कैलकुलेशन से 10 लीटर, निकला क्या? मतलब वॉल्यूम ज्यादा निकला। अगर वॉल्यूम ज्यादा निकला है तो मतलब गैस एक्सपैंड हुई ना। अगर गैस एक्सपैंड हुई मतलब दैट मीन्स उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हुए होंगे। शायद मैंने प्रीवियस केस में यही बोला था। प्रीवियस केस में क्या बोला था मैंने? अट्रैक्टिव। चलो सही है, अगर गलत बोला तो आप अपने आप करेक्शन कर लेना। देखो यहां पे अगर एक्सपैंड हुआ है गैस, क्योंकि प्रैक्टिकल वॉल्यूम, मेजर वॉल्यूम ज्यादा निकला, तो जब ज्यादा निकला इसका मतलब गैस एक्सपैंड हुआ। अगर गैस एक्सपैंड हुआ तो अंदर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हुए होंगे। तो यहां पे क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट।
राइट। अगर मैंने इससे प्रीवियस केस में एट लो प्रेशर पे शायद उल्टा बोला है तो आप करेक्शन कर लेना, अगर सही बोला तो काम बना लेना अपना। रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट। यहां मैंने इसको ग्राफ भी तब बनाया था, ग्राफ उसी ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तब मैंने बोला था आपको थ्योरेटिकली, तब मैंने ये चीज आपको समझाई थी, आगे मैं इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो आप दिन आ गया। देखो तब मैंने क्या बोला था, यहां से P, यहां से Z, यहां पे Z की वैल्यू 1 तो आइडियल। अब हाई प्रेशर पे इस एक्सिस के अलावा क्या हो रहा है, अब देखो कर्व तो रियल गैस की ये आ रही है, अब देखो यहां पे ये है पॉजिटिव, Z इक्वल टू 1, इससे नीचे क्या होगा लेस देन 1, नेगेटिव डिविएशन, इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव डिविएशन, Z ग्रेटर देन 1। अब यहां देखो ये कौन सा रीजन है पॉजिटिव, अब देखो यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो तभी तो पॉजिटिव डिविएशन है, प्रेशर ज्यादा है तो तभी तो पॉजिटिव डिविएशन है, वही हुआ ग्राफ कंफर्म हुआ पॉजिटिव डिविएशन। हाई प्रेशर पे गैस पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, किस बिहेवियर से, आइडियल बिहेवियर से। ये ग्राफ अब कंफर्म हुआ इस मैथमेटिक्स से, राइट। तो फोर्सेस कौन से डोमिनेट होती है, रिपल्सिव फोर्सेस। इसको आप नोट कर लो, थोड़ा आगे मूव ऑन कर लेंगे। अब टेम्परेचर का केस लेंगे। देखो एट लो प्रेशर पे हमारा Z किसके बराबर आया था, 1 माइनस शायद ये ना PB/VRT, ये आया था, नोटबुक चेक करो क्या यही आया था, लो प्रेशर पे Z की वैल्यू यही आई थी 1 माइनस PB/VRT। एट हाई प्रेशर पे अभी हमने जो किया था Z की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस PB/RT, 1 माइनस चलो कोई A/VRT, यही चलो सही है। Z इक्वल टू 1 माइनस A/VRT, हाई प्रेशर पे यही आया था, Z इक्वल टू 1 प्लस PB/RT। अब टेम्परेचर पे बात कर लेंगे। एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बोला था आपको रियल गैस कब ओबे करता है आइडियल गैस को, जब हाई टेम्परेचर होगा और प्रेशर लो होगा। अगर प्रेशर लो है टेम्परेचर हाई है तब हमारा रियल गैस जस्ट लाइक बिहेव करेगा एज आइडियल गैस, मतलब वहां पे कोई भी डिविएशन नहीं होगी। अब हाई टेम्परेचर पे बात कर लेंगे, समझ लेना बेटा। हाई टेम्परेचर हाई, इसमें भी हम दो सब केसेस बनाएंगे। एक टेम्परेचर को हाई ही रखेंगे, ऐसे टेम्परेचर को क्या रखेंगे हाई, प्रेशर को लो रखेंगे, राइट। इसमें भी दो केसेस बनाएंगे, टेम्परेचर को हाई ही रखेंगे बट प्रेशर क्या रखेंगे लो। अब यहां पे आओ, क्या ये लो प्रेशर पे कंडीशन है, लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 माइनस A/VRT, बात समझ लेना, 1 माइनस A/VRT। अब हमारी मेन कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा अगर है ये तो दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा, तो डिनोमिनेटर तो बड़ा होगा, इसका मतलब इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, डिनोमिनेटर इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते। तो अप्रॉक्सीमेट Z किसके बराबर आएगी, अगर Z 1 के बराबर है तो नो डिविएशन, वही मैंने बोला था हाई टेम्परेचर पे नो डिविएशन आ गया, वही Z अब अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर आ गया तो नो डिविएशन। दैट मीन्स जो हमारा रियल गैस होगा उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, आइडियल गैस के बिहेवियर के बराबर, राइट। अब यहीं पे इसी में बी केस मेन कंडीशन यही है, मेन कंडीशन क्या है टेम्परेचर हाई। अब क्या करेंगे, फिर से वही टेम्परेचर हाई, अब प्रेशर को उल्टा कर लेंगे, प्रेशर क्या लेंगे, प्रेशर भी हाई, राइट। तो हमारे पास हाई प्रेशर पे
z की वैल्यू 1 प्लस पीवी बाई आर टी, z इक्वल 1 प्लस पीवी बाई, फिर से देख लो हमारी मेन कंडीशन क्या है, तो इसको ये तो वेरी हाई है ना, अगर ये बहुत ज्यादा है दैट मीन्स फिर से वही टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्वांटिटी छोटी पड़ेगी ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बट यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में ऑलमोस्ट डिफरेंस है, टेम्परेचर को हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, प्रेशर 1 atm 2 atm ऐसे नहीं है हम करेंगे प्रेशर को 1 atm से 100 atm पे लेंगे, उतनी नहीं, बट यहां पे हम टेम्परेचर को 10 केल्विन से 100 केल्विन ले सकते हैं, राइट, 10 से 100 ले सकते हैं, बट atm को नहीं, ऐसे 1 atm से लेंगे 100 atm तक, मैक्सिमम 1 से लेके 2 तक 3 तक उतना, राइट, तो मतलब कितनी चेंज, ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल के बराबर। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ फिर से क्या कर लेंगे, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो z की वैल्यू क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर, z इक्वल 1 के बराबर, फिर से आ गया तो अप्रॉक्सीमेट z इक्वल टू 1 के बराबर, तो दैट मीन्स फिर से वही नो डेविएशन। तो कहने का मतलब ये है प्रेशर लो हो या हाई हो, बात समझ लेना, प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, अगर टेम्परेचर हाई है तो गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि वही तो आगे ना, z अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर, यहां पर भी क्योंकि यहां पे प्रेशर कम था, z ने फिर से अप्रोच किया 1 को, यहां पर भी प्रेशर, यहां पे प्रेशर हाई था, फिर से z ने अप्रोच किया किसको, 1, मतलब आइडियल बिहेवियर की तरफ वो जा रहा है। तो प्रेशर चाहे कम हो या प्रेशर चाहे ज्यादा हो, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन बनता है, डिसाइडिंग फैक्टर टेम्परेचर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर टेम्परेचर बनता है। तो अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना उसका बिहेवियर टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर इंक्रीज होता है, यही मेरे कहने का मतलब यही था। तो हाई प्रेशर हो या लो प्रेशर, तो z अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर, इसको भी आप नोट कर लो। अब लास्ट, इसके साथ हमारी गैसियस स्टेट खत्म। एक लास्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक्सेप्शनल, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, मैंने थ्योरेटिकली बोला था, आज उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर, ये वो गैसेस है जिनका बिहेवियर कुछ एक्सेप्शनल होता है। शायद मैंने बोला था, तब मैंने ग्राफ ये दिया था, आप याद कर लो, यहां पे z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, यहां से p बढ़ रहा है, यहां से z की वैल्यू बढ़ रही है, तब मैंने बोला था दो ही गैसेस है जो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये वो दो गैसेस हैं जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन ये दो गैसेस कभी भी नहीं दिखाते, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो, तब मैंने थ्योरेटिकली समझाया था आपको। देखो इनका बिहेवियर, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों क्या है, दोनों गैसेस, उनका साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर, छोटे साइज के होते हैं। इनका साइज क्या होता है, इनका साइज वेरी वेरी स्मॉल होता है। ये वो दो गैसेस है जिनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा। अब आप याद कर लो इससे प्रीवियस लेक्चर को, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर दिया था, तब मैंने बोला था ए जो होता है वंडरवाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर, वो एक्चुअल में दे रहा था मैग्नीट्यूड, समझ लेना, मैग्नीट्यूड आप समझने की कोशिश करना, आपको समझ आएगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब जितना ए ज्यादा होगा उतना क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा। समझा है मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैग्नीट्यूड जितना ए का वैल्यू ज्यादा होगा उतना क्या होगा। अब ये ए, इसके मैंने बहुत सारे केसेस बनाए इन केस ऑफ पोलर। प्रीवियस लेक्चर में पोलर को अगर आप कंपेयर करना है तब किसको प्रेफरेंस दोगे। उसके बाद मैंने दूसरा केस ये बनाया था पोलर वर्सेस नॉन पोलर, तब आप प्रेफरेंस दोगे पोलर को। तीसरा केस मैंने ये बनाया था अगर आपके पास नॉन पोलर है, क्या है, नॉन पोलर गैसेस। नॉन पोलर गैसेस में ये भी नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर का मतलब होमोडायटॉमिक। क्या ये होमोडायटॉमिक है, क्या यहां पे कोई पॉसिबिलिटी है चार्ज की, ये है ना, इसे H और H जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना ये है, तो मतलब यहां पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं चार्ज डेवलप होने की, तो ये बन गया नॉन पोलर। इस पे क्या कोई चार्ज आ सकता है, तो अकेला सिंगल एटम है ना, सिंगल मानो एटॉमिक गैस है ना, ये मानो एटॉमिक गैस, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं चार्ज की, तो इसको भी हम कंसिडर कर लेंगे अब नॉन पोलर, इसको भी कंसिडर कर लेंगे नॉन पोलर। तब मैंने बोला था इससे प्रीवियस लेक्चर में नॉन पोलर के केस में ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास पे। किस पे, मोलर मास पे, राइट। प्रीवियस लेक्चर में समझाया ए प्रोपोर्शनल। अब जिस गैस का जितना ज्यादा मोलर मास होगा उसका उतना ए का वैल्यू ज्यादा, जिसका ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसमें उतने अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब देखो H2 एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनका साइज क्या है, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर इनका साइज बहुत छोटा है, इनका मास भी तो कम ही है ना। पीरियोडिक टेबल में ये वाहिद दो एलिमेंट्स है जिनका मास सबसे कम है, तो अगर इनका मास बहुत कम है तो इनका ए का वैल्यू ऑलमोस्ट हम अटेंड कर लेंगे इसको जीरो के ही बराबर, क्योंकि इनका ए का वैल्यू क्या है, इनका मोलर मास क्या है, बहुत कम है ना इनका मोलर मास, तो इनका जो ए होगा वो भी तो छोटा ही होगा। अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे O2 ऐड कर लूं, अब देखो O2 का मास कितना है 32, अब यहां देखो यहां कितना है 2 ही है ना, इसका कितना है यहां पे एटॉमिक मास का 4, अब देखो 32 2 4, अब कितनी डिफरेंस आ गई, मोलर मास में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या मैं इनका जो मोलर मास है इसके मोलर मास के कंपैरिजन में तो इग्नोर ही कर सकता हूं, तो वही जब मोलर मास को मैं नेग्लेक्ट करूं तो ये जो ए है ये तो अप्रोच होगा ना फिर जीरो के बराबर। तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम ए टेंड्स टू जीरो। क्यों, क्योंकि इनका मोलर मास बहुत ही कम है। अगर मोलर मास बहुत कम है तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वो भी ऑलमोस्ट किसके बराबर, ना के बराबर। तो वही लिखेंगे, चलो यहां पे लिखेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन थी, अच्छा ये रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन क्या थी, P प्लस A/V² एक मोल के लिए, N2 पे V माइनस BNB होता तो N मोल उसके लिए इक्वल टू RT। मुझे इनका बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। अब देखो मैंने अभी बोला इनका मास, इनका साइज इतना छोटा होता है, मास भी ना के बराबर ही कंसिडर कर लेंगे, तो मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मास को मैंने नेग्लेक्ट किया तो ए किसके अप्रोच में होगा, तो ए टेंड्स टू जीरो, दैट मीन्स ये तो सारी क्वांटिटी खत्म हो गई है ना, ये जीरो के बराबर, 0/this, तो जीरो ही होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, P इंटू V माइनस B इक्वल टू RT। मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, PV माइनस PB इक्वल टू RT, राइट। फिर से डिवाइड कर लो हर एक टर्म को RT से, तो यहां पर भी RT, यहां पर भी RT, यहां पर भी RT। PV पे RT किसके बराबर, PV पे RT, यहां पे Z लिख रहा हूं क्योंकि PV पे RT Z के बराबर। ये उस साइड ट्रांसपोज कर लो तो यहां क्या बचा 1, ये यहां पे माइनस है, उस साइड में लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस PB/RT। अब समझो, तो ये आ गया किनका,
हाइड्रोजन एंड हीलियम का Z की वैल्यू, इसका मतलब 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग क्या होगा? अगर मैं 1 को थोड़ा बहुत भी ऐड कर रहा हूं तो 1 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 से ज्यादा ही आएगा ना। तो दैट मीन्स जो Z है वो ग्रेटर देन 1 होगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अगर इनका Z का वैल्यू 1 है तो बहुत बार हमने अभी तक बोला है जब Z ग्रेटर देन 1 होगा तो गैसेस ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। जब Z की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा तो गैसेस ऑलवेज शो। इसीलिए तब मैंने बोला था ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है ये हमेशा इस तरह की करो प्लॉट होती है, मतलब ऑलवेज ऐसे। तब मैंने कर्व्स बनाई थी रियल गैसेस की, खाली 2 गैसेस ऐसे मैंने बनाए थे, हाइड्रोजन हीलियम ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। बाकी गैस को मैंने इस ऐसे कर्व्स बनाए, पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव। क्या इनकी डेविएशन नेगेटिव आ गई? अब यहां से कंफर्म करो, चेक करो, इनकी वैल्यू Z की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 1। दैट इज व्हाई दीज गैसेस ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। यही था इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर। और एक चीज, अगर इनका A, समझो बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनका A किसके टेंड कर रहा है? 0 के, दैट मीन्स अब इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ही नहीं। अगर वो होगा भी, वैसे पॉसिबल तो नहीं होगा, बट वो किसके बराबर? उसको हम वो तो हम ना के बराबर कंसिडर करेंगे। ए था क्या एक्चुअल में? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझ लेना बात। इनका जो ए है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो ए है वो ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं, ऑलमोस्ट किसके बराबर? 0 के बराबर। दैट मीन्स इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो बहुत ही वीक होंगे ना। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस समझ लो, इनके बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे? वो इतने वीक होंगे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उनका ए ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ गया। अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कमजोर आ गए तो दैट मीन्स यहां पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आप कंसिडर कर लो और यहां पे दूसरा, तो ये आपस में अट्रैक्शन तो शो नहीं करेंगे, शो तो करेंगे बट उतने ही ये इसके पास में आएगा। समझ आ रहा है? जब ये अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे क्या ये क्लोज आएंगे? जब ये क्लोज नहीं आएंगे, प्रीवियस लेक्चर में समझाया, जब ये क्लोज ही नहीं आएंगे क्या ये गैसेस लिक्विफाई हो सकते हैं? जितना क्लोज आएंगे ना मॉलिक्यूल्स, उतनी उस गैस में टेंडेंसी आ गई लिक्विड में कन्वर्ट होने की। जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, कहने का मतलब यह है अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब गैस का ए का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें उतने स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? अट्रैक्शन की वजह से पास में आएंगे। जब वो पास में आएंगे तो पार्टिकल डिस्टेंस तो डिक्रीज हुई ना, तो जब पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज हुई मतलब उस गैस को अब टेंडेंसी है लिक्विड में कन्वर्ट होने की, उसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? अब हाइड्रोजन और हीलियम को देख लो, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में ऑलमोस्ट ए 0 के बराबर, तो कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। जब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो इन गैसेस को हम लिक्विफाई, तो यही है एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी पे, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। यही है इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर। ये वो 2 गैसेस है जिनको हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि इनका ए ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, तो इनको हम लिक्विफाई भी नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शनल बिहेवियर ये, दूसरा एक्सेप्शनल बिहेवियर ये, इनका Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करते, राइट? पॉजिटिव डेविएशन शो करते ऑलवेज। इस तरह से हमारी ये गैसियस स्टेट खत्म हुई है। अब 1-2 क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, 2-3 तो आए, बहुत ज्यादा आए, आप खुद देख लेना। अब मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि 2 करवाए थे जेईई मेंस के 2014 एंड 2016 का डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं, सीधे डायरेक्ट। तो कंसेप्ट होना चाहिए आप लोगों को।
देखो 2014 और 2016 जेईई मेंस का क्वेश्चन हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है इस पे, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लेंथी होगी। फिर देखो हमारे पास ए एंड बी आर वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स। ए ये है जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन। क्या है आप खुद देख लेना घर में। ए एंड बी आर वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स, इतना तो हमें मालूम ही है, इतना डिस्कशन के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए ए एंड बी क्या है, वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स फॉर गैसेस। क्लोरीन इज मोर इजीली, आगे क्वेश्चन ये है, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन इथेन। हमारे पास गैसेस ये है क्लोरीन एंड इथेन। इथेन का मतलब C2H6 ना। देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट इसने क्या दिया है, बात समझ लेना। ए एंड बी आर वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स फॉर गैसेस, इन गैसेस के लिए किसकी बात हो रही है, क्लोरीन एंड इथेन। अब इसने खुद स्टेटमेंट में यह लिखा क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन मीथेन। ये जो है इसको हम इसके कंपैरिजन में लिक्विफाई इजीली कर सकते, मतलब इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे इसके कंपैरिजन में, यही इसने स्टेटमेंट दिया। अब ऑप्शन ये है ए एंड बी फॉर Cl2। देखो बात समझ लेना। ए क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था जबकि डायरेक्ट रिलेशन थी। अब बी को याद कर लो, इस क्लास में बी की तो बात नहीं हुई, इससे प्रीवियस लेक्चर में बात हुई बी के बारे में। बी जो है वो था साइज के रिलेटेड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इफेक्टिव साइज तब मैंने बोला था, समझाया था, इफेक्टिव साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब मुझे बताइए, इसने खुद स्टेटमेंट दिया ये ज्यादा लिक्विफाई होगा, ये कम। ए डायरेक्ट मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन, बी का मतलब इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप मुझे बताइए अगर हम इसको इजीली लिक्विफाई करेंगे को दैट मींस इसका जो ए होगा, क्योंकि जितना ए का वैल्यू ज्यादा होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, जितने अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो उतना हम उसको इजीली लिक्विफाई करेंगे, क्योंकि इसने स्टेटमेंट खुद दिया था इसको हम इजीली लिक्विफाई करेंगे। तो इसका दैट मींस इसका ए क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे ना, ए फॉर Cl2 ग्रेटर देन किसके बराबर, ए फॉर C2H6। इतना क्लियर। ऑप्शन आप देख लेना, ये ऑप्शन में आंसर है। अब बी के बारे में, बी मतलब इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां देखो क्लोरीन, क्लोरीन तो ऐसे होगा Cl, इथेन को चेक कर लो, इथेन तो ऐसे होगा ना CH। किसका साइज बड़ा है, किसका साइज बड़ा है, इथेन का साइज बड़ा है ना, किसका साइज छोटा है, तो दैट मींस इसका बी ज्यादा होगा, क्योंकि बी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसका बी ज्यादा होगा, इसका बी छोटा होगा। क्या लिखेंगे, बी फॉर C2H6 ग्रेटर देन बी फॉर कौन सा है, Cl2, राइट। और लिखा ना Cl2, हाँ Cl2। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ए एंड बी फॉर Cl2, मतलब ए एंड बी फॉर Cl2 वो ग्रेटर देन ए एंड बी फॉर C2H6, वो तो नहीं है ना। दूसरी ऑप्शन ए एंड बी फॉर Cl2 का ए एंड बी है वो लेस देन है ए एंड बी C2H6, वो भी तो गलत है। अब सी ऑप्शन ए फॉर Cl2 लेस देन ए फॉर C2H6, वही ऑप्शन रॉन्ग हुई, तो आगे देखेंगे नहीं। अब डी ऑप्शन ए फॉर Cl2 ग्रेटर देन ए फॉर C2H6 है इतना, एंड भी पूछा, बी बट बी फॉर Cl2 इज, उसने उल्टा किया, लेस देन बी फॉर C2H6, यही है ना। बट बी फॉर Cl2 इसका जो बी है वो इससे तो छोटा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब नीट 2018 और 18 के दो क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, आप खुद चेक कर लेना, आप प्रीवियस ईयर MCQs। नीट 2018 में
दो क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या थे? रियल गैस पे ही आए थे। ये तो सबके पास होगी ना प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आप क्वेश्चन ही डायरेक्ट करूंगा, आप खुद देख लेना घर में। गिवन वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स फॉर NH3। देखो हमारे पास एक गैस है NH3, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है O2। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। एंड CO2, ये हमारे पास गैसेस है, इनके लिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। गिवन वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर NH3, H2, O2 और रेस्पेक्टिवली इतने। Which one of the following gases is most easily liquefied? लिक्विफिकेशन का आइडिया कौन दे रहा था? ए दे रहा था ना। अब जो यहां पे वैल्यू दिए हुए हैं वो ए के वैल्यूज, देखो यहां पे ए के वैल्यूज में लिख रहा हूं। पहले है NH3 का वैल्यू 4.17, इसका है इसका 0.224, इसका है O2 का है 1.36, डी ऑप्शन 3.59, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू 3.59। देखो ये हमारे पास गैसेस, इनके ए के वैल्यूज। अब समझ, इसने ए की बात नहीं की बट उसने आगे बात की विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड। इनमें से हम इजीली लिक्विफाई किसको करेंगे? लिक्विफिकेशन का आइडिया मिल रहा था ए से। अब देखो जिसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगी ना। अब खुद ही डिसाइड कर लो, सबसे ज्यादा वैल्यू तो ये है, ये किसका है? तो इनमें से हम NH3 को इजीली लिक्विफाई करेंगे। ऑप्शन है ए ऑप्शन NH3, बी ऑप्शन H2, C O2, D CO2। तो किसको इजीली लिक्विफाई करेंगे? जिसका ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, वो तो NH3 का है। अब उसी 2018 में क्वेश्चन आया था इसी पे। 18 में दो क्वेश्चन आए थे, एक ये, दूसरा क्वेश्चन ये है सीधा डायरेक्ट। द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू। जो हमने करेक्शन फैक्टर ए इंट्रोड्यूस किया, इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, क्या बात की मैंने इसकी? नहीं। वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, क्या मैंने इसकी बात की? सी ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बात कहीं पे मैंने की ही नहीं। अब डी ऑप्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, सीधा आंसर डी ऑप्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द। ए इंफॉर्मेशन दे रहा था किसके बारे में? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये थे 17 के कुछ, 18 के दो क्वेश्चंस, बहुत सारे आप खुद देख लेना हो। चलो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर लेंगे। इस तरह से हमारी गैसेस स्टेट कंप्लीट। अब आने वाले लेक्चर यहाँ लिक्विड स्टेट को कंप्लीट करेंगे। लिक्विड स्टेट में हमारी 2-3 ही टॉपिक्स है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर। उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। मे बी पॉसिबल कोशिश कर लेंगे एक ही लेक्चर में उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।